नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो में हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। इस 50 प्रश्नों के साथ साथ आपका 100 प्रश्न भी तैयार होगा। अब मैं बताती हूँ 100 प्रश्न कैसे तैयार होगा, क्योंकि अगर जो प्रश्न होता है उसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, इस पर भी मैं प्रश्न बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। ऑप्शन जो होता है उस ऑप्शन में भी मैं कई बार प्रश्नों को बनाकर आपको बताती हूँ कि ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि कम समय में हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे कवर करें। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और सच में आपको इन प्रश्नों में कितने प्रश्न की जानकारी आपको प्राप्त हुई या आपका कितना प्रश्न बना, और आप इससे अपनी तैयारी का भी आकलन करते रहेंगे। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और इसी हिंदी साहित्य का विकास जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने पहली यानी आरंभ में ही इन्होंने लिखा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ये जो पंक्ति अभी मैं बोली इससे प्रश्न बनता है कि ये किस कवि किस लेखक का है। प्रश्न एक बार मैं फिर से बोलूँगी कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसा किसका कथन है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और हिंदी साहित्य का विकास पुस्तक में इन्होंने इस पुस्तक के आरंभ में ही इस पंक्ति को लिखा है। तो यहाँ पर आपका 3 प्रश्न बना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। तो समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन सन 1930 के आसपास हुआ था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक ये प्रश्न हुआ और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है। तो उनकी प्रथम प्रकाशित कृति जो है वह है सुर साहित्य। सुर साहित्य इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है और इसका समय रामचंद्र तिवारी बताते हैं कि सन 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाशन से संबंधित और उनकी प्रथम प्रकाशित कृति, यहाँ पर भी 2 प्रश्न बना। तो हमने 2 प्रश्न में 6 प्रश्नों को अभी तक देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर अभी हमने 2 प्रश्नों को देखा। तो अब हम इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियों में सुर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार, साहित्य का मर्म, ललित मीमांस इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हम यहाँ पर प्रमुख कृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह भी एक प्रश्न है। तो इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह अशोक के फूल के लिए दिया गया था। तो अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है और इस निबंध संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और
साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1973 में दिया गया था। तो इस प्रश्न में आपके 6 से 7 प्रश्न बन गए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस प्रदेश ने हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मानक उपाधि दी थी? तो वो प्रदेश था उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो इस ग्रंथ के रचना का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जैसा कि ऊपर हमने प्रश्नों में चर्चा किया था उनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर, तो आप इसका उत्तर जरूर चुन लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति, अब हम इनकी कृतियों पर बात करेंगे। तो इनकी जो कृति है वह हिंदी साहित्य की भूमिका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों जो कृति है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इनकी कौन सी कृति नहीं है प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह जो कृति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं है, ऑप्शन पहला। तो अब इससे भी प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये राम कुमार वर्मा की कृति है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार राम कुमार वर्मा है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, प्रेमघन, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर ये संपादित ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या नगेंद्र की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार है। तो साहित्यालोचन कृति के रचनाकार श्याम सुंदर दास है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की 64वादी आलोचक किसने कहा है? तो इनको 64वादी आलोचक किसने कहा है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, डॉक्टर भगवंत स्वरूप मिश्रा ने इन्हें ऐसा कहा है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना। देखिए, ये हिंदी कालिदास की आलोचना, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है, जो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी के आरंभ में निकली। और इन्हीं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण भी हुआ था। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि किस साहित्यकार या किस लेखक के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं। तो यही दो ऑप्शन कंफ्यूज करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो इसे भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
प्रश्न है, यदि मैं कामायनी लिखता खाली स्थान इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। तो यदि मैं कामायनी लिखता, ये किसका ग्रंथ है? इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और उन्होंने ये लिखा था कि यदि मैं कामायनी लिखता तो कामायनी इस युग की ऐसी एक अपूर्व और अद्वितीय महान कृति है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। वह हमारे युग के प्रवर्तक प्रसाद के शुभ्रांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है। ऐसा सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि यदि मैं कामायनी लिखने का असंभव बात सोचता भी तो मैं उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता था जितना कि इसे महान क्षमता तथा प्रतिभाशाली प्रसाद जी ने इसे बनाया। तो कई बार होता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने को महान न कह के किसी और को महान कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो महान व्यक्तियों की यही पहचान होती है कि वे हमेशा छोटे बने रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं और छायावाद के विष्णु भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, और छायावाद का विष्णु इन्हें कहा जाता है। इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर? तो इन्हें चिदंबरा, जो इनकी चिदंबरा है रचना, जो महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है यानी संकलन है, इसी पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको लोकनायक नामक महाकाव्य जो इन्होंने लिखा था वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ही लिखा था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका लोकायत नामक जो काव्य है वह किसके जीवन पर आधारित है? तो लोकायत महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इनका महाकाव्य है। तो ये लोकायत ये महाकाव्य है, इसे भी याद रखना है। और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। किसे? पंत को। तो इस प्रश्न से आपको 7 से 6 प्रश्न देखने को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि यदि मैं कामायनी लिखता तो मैं ऐसा, जिस प्रकार से प्रसाद ने लिखा है वैसा सोच मैं नहीं ला पाता और मैं नहीं लिख पाता जैसा प्रसाद ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो महाकवि सूरदास ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साहित्यकार पंत और पल्लव शीर्षक से प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं? तो जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजयदेव नारायण शाही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही। देखिए, एक प्रश्न बनेगा कि विजयदेव नारायण शाही ये किस शतक के कवि थे? तो ये जो कवि थे वे 3रे शतक के चर्चित प्रयोगवादी कवि थे। और इनके अगर हम कुछ रचना पर चर्चा करें तो मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी आएगी, इनके कविता संग्रह है। और ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? तो इनकी जो रचना है जो अनुदित है वह है मेघनाथ वध। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेघनाथ वध। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो नहीं है वह है, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना रंग में भंग है, जयद्रथ वध है और पंचवटी है। ये सभी रचनाएं, तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। और कौन सी नहीं है? तो प्रिय प्रवास, ये इनकी रचना नहीं है। इसके रचनाकार जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त थे। अभी हमने पहले ही प्रश्न में इससे मिलते जुलते प्रश्न को देखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी के सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो उर्मिला जो काव्य है, तो उर्मिला शीर्षक काव्य हम नहीं कहेंगे, उर्मिला शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों ने इस शीर्षक से प्रबंध काव्य लिखा है और उपेक्षित उर्मिला को इन्होंने विशेष रूप से उभारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का ये काव्य है। अब यहाँ पे आपके मन में हो रहा होगा कि मैथिली शरण गुप्त भी हो सकता है, तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शन होता तो ये प्रश्न को, क्योंकि एक ही प्रश्न सही होता है तो इस प्रश्न को गलत बताया जाता, लेकिन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी अगर होते तो ये गुप्त जी ही इसका उत्तर होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो इस काव्य कृति के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कृत जो काव्य है वह है हम बिस्पाई जन्म के। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है। तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरुभक्त सिंह है। तो गुरुभक्त सिंह के द्वारा लिखा गया नूरजहां ये किस प्रकार की रचना है? तो ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इनमें से मोहन राकेश की कृति पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इनकी कौन सी कृति है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये सभी के से भी मोहन राकेश की कृति है। कन्यादान जो कृति है यह मोहन राकेश की कृति नहीं है, ये किसकी कृति है? सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता है। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास है। देखिए, नरोत्तम दास से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। नरोत्तम दास जो थे वे भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं और इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र जो इनकी रचना है वह आंशिक रूप में उपलब्ध है। तो नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र, बस दो ही इस रचना को आपको याद कर लेना है कि इनका जो ग्रंथ है सुदामा चरित्र ये और ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से है। यही दो रचना को आपको नरोत्तम दास के लिए याद करना है। यहाँ पर नरोत्तम दास से और ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा समय देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। तो दलित साहित्य के चर्चित लेखक में देखिए निराला कुंवर बेचैन, ये तो दोनों नहीं हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और नगेंद्र। तो इसमें दलित साहित्य का नाम लेते ही ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रमुख रूप से नाम आता है। तो इसके चर्चित जो लेखक हैं वे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, और इनके अगर प्रमुख हम रचना पर चर्चा करें तो इनका जो एक आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ये दो इनके कविता संग्रह है। सलाम कहानी संग्रह है, और जूठन इनका बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रचना ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? तो सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करने वाले नरेंद्र कोहली है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती दलित विचारा के समर्थक थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है तो क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इनमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती है, ऐसा धर्मवीर भारती ने कहा है। तो यह जो रचना है ये धर्मवीर भारती का है। इनका पूरा नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनकी ख्याति जो थी वो मधुशाला रचना से इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और इनके अगर बात हम करें कि इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह कौन से है, तो इनके कविताओं का प्रथम संग्रह तेरा हार है। तो तेरा हार नामक इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अमन का राग के लेखक हैं। तो अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। यह एक कालजयी कविता है और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। अमन का राग शमशेर बहादुर की कृति है और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो प्रकाशन से भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी सन 1941 में ये रचना लिखी गई थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना सन 1914 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि हल्दी घाटी ये किस रस से प्रधान काव्य है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है और इसके लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। यह जो वीर रस प्रबंध काव्य है हल्दी घाटी, इसका समय 1937 से 1939 के बीच माना जाता है। अगला प्रश्न है भविष्यत कहा के रचनाकार है। देखिए अभी ये प्रश्न आपको मिल रहा है। भविष्यत कहा जो प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धनपाल। इसकी जो रचना है ये 10वीं सदी में की गई थी और धनपाल जो थे वे अपभ्रंश के प्रमुख कवि थे। तो धनपाल के जो थे वे अपभ्रंश के कवि थे और इसकी रचना 10वीं सदी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की ये रचना है। प्रश्न है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के वियोगिन के विरह की कथा है और कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि के रूप में चित्रित करके इस काव्य को मार्मिक बनाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि संदेश रासक में किसी स्थान विशेष को दे दिया जाएगा, किस स्थान से जुड़ा यह खंड काव्य है। तो विक्रमपुर स्थान है जहाँ पर कि एक वियोगिनी है जो अपनी विरह की व्यथा लिखती है और विरह की व्यथा को कवि लिखता है जिसमें उस विरह व्यथा में उसके नक्सिक का वर्णन और पति के लिए वह किस प्रकार से अत्यंत सहज भाव में अपना संदेश भेजती है, वह बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें अब्दुल रहमान जी ने किया है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं। तो संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, संदेश रासक किस श्रेणी में आता है? संदेश रासक जो रचना है वह किस श्रेणी की रचना है? तो ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खंड काव्य। अगला जो प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक है। बांधो ना नाव इस ठाव, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अब एक और प्रश्न, बांधो ना नाव उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखी गई ये किस विधा की रचना है? तो यह रचना जो है वह उपन्यास विधा की है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। तो यहाँ पर आपको एक और प्रश्न बनेगा आपके लिए कि कुंवर नारायण की आत्मजयी किस विधा की रचना है? तो यह काव्य विधा की रचना है जो कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद पर आधारित है। तो ये आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता और यम संवाद पर आधारित इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछलीघर नामक काव्य संग्रह के संपादक है। तो मछलीघर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजयदेव नारायण शाही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, मछलीघर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो मछलीघर काव्य नामक संग्रह के संपादक कौन है? विजयदेव नारायण शाही। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है, ये प्रश्न रिपीट हो गया, फिर आ रहा है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र ये प्रबंध काव्य है चिंतामणि के द्वारा रचित।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता है। तो कविकुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।